जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल का। बस भाई, कितनी ताली बजाओगे? बहुत ही आसान भाषा में अगर हमें समझाना हो किसी को आईवीएफ है क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, कोई लोग ICSI बोलते हैं, ICSI, कोई लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा कराना है, बट आइडियली आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत से लोगों ने कहा कि आईवीएफ से शर्तिया लड़के होते हैं, इसलिए लोग आईवीएफ ज्यादा भाई ये क्वेश्चन तो पूछ ही मत, इतना स्कैरी है। ये सुनो, इस सारे आदमियों के लिए सुनो ध्यान से। अब देखो, खड़े हो जाओ सारे, चलो आ जाओ सारे, आ जाओ, चलो सब आ जाओ सारे आओ। आदमी फिल्मों में ज़्यादातर होता है कि एग एक्सचेंज हो जाते हैं, एग और स्पर्म। आप लोगों के उसमें टेक्निक तो कैसा रियल में पॉसिबल होता है कि नहीं? बट देखो, मैनुअल एरर कैन भी देयर। कभी हुआ है यार मेरे पास तो मतलब तुम अभी पहुंचा दो मुझे। स्पर्म काउंट की बात हुई थी। नंबर जो होते हैं ना, वो आइडियल नंबर कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है स्पर्म गुड स्पर्म कहलाता है, वो बताइए। सो देखो, स्पर्म काउंट ना एक WHO ने एक क्राइटेरिया निकाला हुआ है। उसको सही करने के उपाय भी बता दीजिए लगे हाथ पे। इनकेस अगर कहीं कोई गड़बड़ हो मामला। तो कैसे सबके चेहरे खिल गए। यार ये मैं कैमरे में कैसे बोलूंगी। यही कारण है कि इस क्लास में जो चल रही है हम लोग फिलहाल, उसमें कई लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता है। और सेक्स एजुकेशन की जब बात होती है इस देश में, बहुत जरूरी है। तो बड़ी समस्या है। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि माँ बाप बात नहीं करते इस बारे में, या सबके मन में रहता है कि जैसे हमको पता चला सबको पता ही चल जाएगा, या सब लोग सीख ही जाते हैं सब करना। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज नेचुरल कोर्स। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग इतना खुल के कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि नॉर्मल इंटरकोर्स करना कैसे होता है। मतलब हाफ द वे चल रहा होता है सब कुछ। लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, धूम्रपान और मदिरापान, इनसे भी स्पर्म काउंट पे इफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सॉरी हस्बैंड, मेरे पास फोन आता है 4 दिन के इंजेक्शंस लग गए, 1 ग्लास वाइन पी लूं। मैंने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं। क्यों पी लोगे भैया 1 ग्लास वाइन? आज मेरा बर्थडे है, 2 बियर पी लूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आना ही मत मेरे पास। फीमेल्स ही भैया, आजकल हम लोग को फीमेल्स को बताना पड़ता है, मत पियो दारू। मैम एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या कंसेप्शन है जो भी है, क्या मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है? भाई तुमने मेरा पूरा एग्जाम ले लिया। जैसे मैच शुरू होता है ना, तो कमेंटेटर बोलता है स्टेडियम में उत्साह का माहौल है। वैसे हमारे न्यूज़ रूम में भयानक उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज एक बहुत ही लल्लन टॉप, बहुत ही खास में नुक्ता होता है ना मुबारक, हाँ, शख्सियत हमारे न्यूज़ रूम में आई हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम है। आप लोग आखिरी दफ़ा जब भी किसी दुकान में गए हो कपड़े ख़रीदने, और आपने बोला हो भैया वो नीला वाला स्कार्फ दिखा दो, वो पीली वाली टी-शर्ट दिखा दो, वैसे ही इनके पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको बच्चा चाहिए, बच्चे की आंखें नीली होनी चाहिए, बच्चे के बाल घुंघराले होने चाहिए, बच्चे का कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, बच्चे के लुक्स वैसे होने चाहिए, बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, आदि इत्यादि। इससे बहुत सारे सुधी दर्शकों को अंदाज़ा लग गया होगा। आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में जो मेहमान हैं वो आईवीएफ की स्पेशलिस्ट हैं। हमारी इन हाउस स्पेशलिस्ट जीशा ने बताया है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसको बहुत ही सरकारी हिंदी में कहें तो जब एक टेस्ट ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, आई हैव रेड माई नोट्स, तो उसके बाद जो भ्रूण तैयार होता है और फिर उसको जब फेलोपियन ट्यूब में डेवलप किया जाता है, तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसी है, नहीं कहते हैं? नहीं, फेलोपियन ट्यूब नहीं होता। अच्छा, पहले फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है? नहीं, पहले गर्भाशय में डाला जाता है। तो आपने देखा कि कितने सारे सो कॉल्ड वोक लोगों को भी कितने भ्रम हैं। ऑल द मोर रीजंस वी नीडेड टू हैव अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन अवर न्यूज़ रूम। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल का। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं तो अपनी अज्ञानता का भरपूर प्रदर्शन कर चुका हूं अपने इंट्रो में ही, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके जैसी एक ख्यातिलब्ध, मशहूर और बहुत ही पढ़ी लिखी हज़ारों, हम शो शुरू होने के पहले हमारे ये प्रश्नवाचक संज्ञा के शिरोमणि हैं शिवेंद्र गौरव जी, इनसे पूछ रहा था कि एक अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर साहिबा ने अभी तक कितने घरों में किलकारियाँ गुंजवाई होंगी, ऐसी बोलते हैं ना, किलकारी गूंजी, तो हाँ
दीपक जले होंगे, नहीं दीपिकाएं भी जली होंगी। नहीं नहीं, जली थोड़ा गलत साउंड कर रहा है दीपिकाओं के केस में, क्योंकि हमारा ही वो देश है जहाँ पे अभी तक वो स्टोव नहीं बन पाया जिसके फटने से नवविवाहिताओं की मौत ना हो, इसलिए आई विल रिफ्रेन फ्रॉम दैट यूज़। तो आपने मेरी अज्ञानता देख ली, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहिबा से बात वो करें जो स्वास्थ्य के मामलों में, सेहत के मामलों में जानकार हैं। हमारी अपनी डॉक्टर सरवत, जोरदार ताली। थोड़ा ऐसे ऐसे मैं टेक ओवर करती हूँ। और जैसा सौरभ ने बोला कि बहुत सारे वोक लोग हैं, उन्हें भी आईवीएफ के बारे में नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से पहले शुरू करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में अगर हमें समझाना हो किसी को आईवीएफ है क्या। सबसे पहले मैं सौरभ को थैंक यू बोलूँगी फॉर गेटिंग मी हियर लालन टॉप पे। आई एम सो एक्साइटेड बट थोड़ी नर्वस भी हूँ। हम पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, आई मीन इतनी ऑडियंस के बीच में बैठना, बट डेफिनेटली मैं जितनी क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो अभी सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ के ना बहुत सारे टर्म्स हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, कोई लोग इक्सी बोलते हैं, आईसीएसआई, कोई लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा कराना है। सो बहुत सारे टर्म्स बन गए हैं, बट आइडियली आईवीएफ इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम एक फीमेल को अराउंड 10 to 15 डेज़ के इंजेक्शंस लगाते हैं और उनको बीच बीच में बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करके उनके फॉलिकल्स देखते हैं कैसे बन रहे हैं। इन फॉलिकल्स में एग्स होते हैं। जब ये फॉलिकल्स बड़े हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो हम ये एग्स बाहर निकालते हैं लेबोरेटरी में। इन एग्स को हम बाहर ही इंसेमिनेट करते हैं विद द स्पर्म। तो एक डिश होती है प्लास्टिक की, उसमें हम एग्स डाल देते हैं और स्पर्म्स डाल देते हैं, और स्पर्म्स इन एग्स को जाके अपने आप फर्टिलाइज करते हैं। इसको कहते हैं आईवीएफ। ठीक है, तो फिर जो बेबीज़ डेवलप होते हैं, जब एग और स्पर्म मिलेगा तो हमारा एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो यानी बेबीज़। इन बेबीज़ को हम इंक्यूबेटर में ग्रो करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन उनकी ग्रोथ हम 4th या 5th डे ये बेबीज़ वुमन के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, और उसके 15 दिन के बाद हम टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, एक आईवीएफ है, एक आईसीएसआई है। ठीक है, आईवीएफ और इक्सी में क्या फ़र्क है ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ में क्या होता है कि हम ट्यूब में ही, मतलब डिश में ही सारा स्पर्म और एग एक साथ डाल देते हैं और वो अपने आप स्पर्म ना एग को फर्टिलाइज करता है। इक्सी में क्या होता है, आईसीएसआई में एक मशीन होती है जिसमें एक माइक्रोस्कोप होता है और 2 नीडल्स होती हैं। सो माइक्रोस्कोप में देख के एक नीडल पे हम एग उठाते हैं, एक नीडल पे हम स्पर्म उठाते हैं, और एग और स्पर्म को उस नीडल से मिलाते हैं, और फिर ये एक मतलब प्रोसेस होता है जहां हम खुद कर रहे हैं, और फिर हम ऐसे एम्ब्रियोज बना लेते हैं। सो हमारा 15% चांस प्रेगनेंसी का बढ़ जाता है अगर हम इक्सी करते हैं। सो आजकल डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस हम डिसाइड करते हैं हमें आईवीएफ करना है या हमें इक्सी करना है। सो ये डिफरेंस है आईवीएफ और इक्सी में, और ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने बोला कि सबसे पहले तो जो महिला होती है उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये किस चीज़ के, हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं? सो अगर एक फीमेल आती है, अब डिपेंड करता है वो यंग फीमेल है, मिडिल एज्ड फीमेल है या ओल्ड फीमेल है, तो डिपेंडिंग अपॉन उसका एग रिजर्व हम उसको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, और उनकी डोज भी डिपेंड करती है उनकी एग काउंट पे। एग्स अच्छे हैं तो हम कम डोज से स्टार्ट करते हैं, एग्स बहुत अच्छे नहीं हैं हम थोड़ा हायर डोज से स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर हार्मोनल इंजेक्शंस विच आर HMG और FSH, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो हम ये इंजेक्शंस देते हैं। पर क्या कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई रिस्क होता है लगातार अगर हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाएं तो? सो डेफिनेटली, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को हम बीच बीच में अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। हम ओवर स्टिमुलेट नहीं कर सकते ओवरीज। अगर हम बहुत सारे इंजेक्शंस लगा दें तो कुछ पेशेंट्स में ना बहुत एग्स बन जाते हैं, एंड देन दैट कैन बी हार्मफुल विच नीड्स टू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये क्या होता है? सो ये क्या होता है, कुछ पेशेंट्स स्पेशली पीसीओडी, आजकल पीसीओडी तो सबने सुना हुआ है, बहुत कॉमन है ना। सो पीसीओडी में क्या होता है, हमारी ओवरी में अराउंड पेरिफेरी बहुत सारे एग्स होते हैं, राइट। ये पेशेंट्स स्पेशली आते हैं आईवीएफ कराने, क्योंकि ये अपने आप कभी कभी कंसीव नहीं कर पाते हैं। सो जब हम इन पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगाते हैं
तो ये बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं। फॉलिकल्स यानी जो हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं ना, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। और जब हम इनको नीडल से रप्चर करते हैं तो हम एग्स बाहर निकालते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं लैब में। आप अभी तक जो हमने प्रोसेस समझा उसमें ये समझ में आया कि एक बार जब स्पर्म और एग एक डिश में आपस में मिल जाते हैं उसको तो IVF बोलते हैं। उसको IVF बोलते हैं, और फिर वो वापस एक महिला के गर्भ में दोबारा डाला जाता है। मेरा एक सवाल ये है कि IVF बहुत लोगों के लिए आखिरी रास्ता होता है, क्योंकि कोट अनकोट जो नेचुरल तरीका है उससे वो प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अब अगर महिला वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती, यानी उसका जो गर्भ है वो इतना हेल्दी नहीं है कि वो 9 महीने बच्चा पाल पाएगा, उस केस में क्या होता है? अगर हमारा यूट्रस या गर्भ बहुत हेल्दी नहीं होता है कि भाई हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाए, सबसे पहले एक तो हमें देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर उसके 2 या 3 बार अबॉर्शंस हो गए हैं, मतलब 6 महीने का बच्चा या 8 महीने का बच्चा अबॉर्ट हो रहा है बार बार, पहले तो हमें रीज़न देखना है, रीज़न क्या है। कभी कभी क्या होता है, यूट्रस का मुंह ही खुल जाता है, इट्स वीक, तो कभी कभी हमें नीचे एक सर्वाइकल स्टिच लगाना होता है। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को सरोगेसी की ही ज़रूरत है। सरोगेसी इज़ जब हम बेबी नहीं कैरी कर सकते हैं। देयर आर अदर इंडिकेशंस जब हमें देखना होता है कि हमें सरोगेसी करनी क्यों है। अब बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनका बचपन से ही यूट्रस नहीं होता, सबसे पहली चीज़, मतलब उनको कभी पीरियड्स ही नहीं आए होते हैं। एंड स्पेशली ना वुमेन, हम जैसी मतलब वुमेन होती ना, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम अपने घर पे भी नहीं बताते कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब उसकी शादी होती है तब पता चलता है यूट्रस ही नहीं है। और फिर वो आते हैं कि भाई हमें बच्चा करना है, तो हमें भाई ऑब्वियसली यूट्रस नहीं है तो हमें सरोगेसी ही करानी पड़ेगी। या एक प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियोसिस। उसमें क्या होता है, हमारा पूरा यूट्रस डिस्टॉर्ट हो जाता है, हमारी ओवरीज ख़राब हो जाती हैं, उस केस में सब कुछ चिपक जाता है अंदर। उस केस में हम ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस में अंदर बच्चा रखना मुश्किल होता है। या फिर हमें कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई हार्ट डिजीज़ है, या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या हमारी किडनी फेल हो गई है, इन कंडीशंस में आप बेबी नहीं कैरी कर सकते हो। या फिर हमारे जो यूट्रस की जो अंदर की लाइन होती है, एंडोमेट्रियम, जिसमें हम बच्चा डालते हैं, वो इतनी ख़राब है कि उसमें जाले बन गए हैं अंदर कि वो हमारा बच्चा नहीं रोक पा रहा है। ये कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम सरोगेसी एडवाइस करते हैं। सरोगेसी से मुझे वो मूवी याद आ गई, मिमी, कृति सनोन की एक मूवी आई थी, काफ़ी बट वो चली हुई फेक थी। फेक थी एकदम। क्यों फेक क्यों थी? ऐसा नहीं होता ना कि मतलब दे आर प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल अग्रीमेंट्स, जहाँ पे आप बेबी पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसे कोई किसी को भी छोड़ के नहीं जा सकता। तो बेसिकली सरोगेसी में क्योंकि किसी भी कारण से बच्चा महिला खुद नहीं कैरी कर सकती, तो उसके लिए कोई और महिला वो बच्चा कैरी करती है। यही मेजर डिफरेंस है IVF और सरोगेसी के बीच में। ओके, अब ये तो थोड़ी टेक्निकल बातें हो गई, बट इससे मुझे याद आया, जब पता चला था कि हमारे न्यूज़ रूम में एक IVF स्पेशलिस्ट आ रही हैं, तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, जिसमें से कुछ सवाल ऐसे थे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा घुंघराले बालों के साथ पैदा हो या नीली आँखों के साथ पैदा हो, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम फिर एक IVF स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं हमें इस तरीके का बच्चा बना के दो? ऐसा हो सकता है? सी आई टेल यू, बहुत सारे कपल्स आते हैं एंड दे टेल मी कि हमें डिज़ाइनर बच्चा चाहिए। आई मीन बहुत फनी सी बात है। एंड देन दे टेल मी शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, कर्ल्ड हेयर। एंड ऑब्वियसली इतने सारे लोगों ने सरोगेसी कराई है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने, तो उनके बच्चों को देख के बोलते हैं ऐसा ही बच्चा चाहिए हमें। फोटो लेके आते हैं सिर्फ। हाँ, मतलब शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो हमारा। एंड आई मीन मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ, भाई स्पर्म और एग तो आप ही का है, जो जेनेटिक जैसे आप दिखते हो वैसे ही आपका बच्चा दिखेगा। तो नहीं, हमको ना लेना ही नहीं है एग। आप हमारी वाइफ का एग मत लो, आप बाहर से किसी और का एग ले लो एंड आप हमें एक डिज़ाइनर बच्चा करके दे दो। तो एग वो किसी और का चलेगा, बट सो व्हाट हैपेंस इज नाउ अ न्यू बिल हैज कम, न्यू एक्ट विच इज ART एक्ट। गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट निकाला है जिसके हिसाब से आप डोनर एग्स और स्पर्म में बहुत सारे लॉज आ गए हैं। सो बिफोर दिस एक्ट बहुत सारे पेशेंट्स डोनर एग्स पे जाते थे। दिस डोनर वॉज लाइक, हम लोग ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो वी हैड टू टेल देम कि इस पेशेंट, इस डोनर का ये प्रोफाइलिंग है, दे हैड ब्लू आईज, दे हैड लाइक, वी कैन नॉट रिवील देयर आइडेंटिटी, बट हम उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते थे। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो चूज़ करते थे कि हमें ये वाली डोनर चाहिए। तो उनको ऐसा लगता था अगर हम ये वाले एग्स लेंगे तो मेरा बच्चा डिज़ाइनर हो जाएगा।
बट वी हैव टू रियलाइज जब एग और स्पर्म मिलता है ना, तो हर बेबी में जो डोमिनेंट जीन होता है ना आपकी बॉडी में, वही ट्रांसफर होता है। और वो किसी का भी हो सकता है, फादर का या मदर का। अब आप बहुत काला हो, मतलब एक कपल में हस्बैंड इज लाइक वेरी डार्क और वाइफ, और वो कह रहे हैं हमें बहुत ही गोरा स्पर्म चाहिए। जरूरी नहीं है बच्चा गोरा ही पैदा हो, वो तो डार्क भी पैदा हो सकता है, काला भी पैदा हो सकता है ना। सो इम्पोर्टेंट। कोई ऐसे लड़ता भी आके कि आपसे तो हमने ये कहा था लेकिन अब बच्चा ऐसा हो गया। सो बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं कि मैम हमारा बेबी तो बहुत डार्क दिख रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोग अपने आप को भी तो देखो, मतलब आई मीन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज एवरीथिंग ना। ये तो अच्छी बात है कि मैंने कहीं मिक्सिंग नहीं करी है, आपका डीएनए मैच कर रहा है आपके बेबी से, आपकी शक्ल से। अच्छा, जैसे आप एग का बता रही थी, तो किस तरीके के एग को लोग प्रेफरेंस देते हैं? ये जो डिजाइनर बेबी पैदा करने होते हैं, मतलब वो आके बताते हैं कि फलाने देश या ढिकानी भाषा को बोलने वाली लड़की का एग हो। मतलब हमारे लिए कोई कनेडियन ले लो या उज़्बेकिस्तान टाइप्स या रशियन कोई मिल जाए हमें। सो दे हैव वियर्ड थॉट्स इन देयर माइंड, वियर्ड थॉट्स। And then now to definitely with new bill, the donor eggs and surrogacy has so many inhibitions and prohibitions, so we can't do that. ओके, बट इससे एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि महिलाओं में तो वो कहते हैं कि मुझे रशियन दे दो, मुझे किसी और देश की दे दो, बट बात जब स्पर्म की आती है, क्या आपने देखा एक पैटर्न, इंडियन मेन जो हैं ये बहुत पोजेसिव है अपने स्पर्म को लेकर के कि नहीं स्पर्म मेरा ही होना चाहिए? सो लेट्स टॉक ऑन दिस, मतलब ये तो इतना मेजर टॉपिक है ना। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस आई वाज सिटिंग इन गाजियाबाद, ठीक है। अब गाजियाबाद में पता है लोग आते हैं कि पूरा फैमिली आता है उठ के, ठीक है, पूरे वो पुराने झुंड से कि भाई हमें तो फलाना बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं रिपोर्ट्स देख रही हूँ, वाइफ के इतने टेस्ट हो रखे हैं कि पूरी 2-2, 3-3 फाइलें बनी हुई हैं। एंड जब मैं पूछती हूँ स्पर्म टेस्ट कहाँ है, वो तो हमने कराया ही नहीं, हमारा लड़का बिल्कुल चंगा है। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता। सो स्पर्म टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। एंड पता है एक्चुअली 50% ऑफ द कपल्स में स्पर्म इज़ अ प्रॉब्लम टुडे, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, मेन अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं देते। इन्फेक्शन की वजह से उनकी भी ट्यूब्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, स्पर्म क्वालिटी कम होने लगती है। फिर इतना ब्लूटूथ है, पेस्टिसाइड्स हैं, इतना फूड ख़राब है आजकल, पीयर प्रेशर इतना है, एंड देन इट्स गॉन। सो ऐसे स्पर्म काउंट ऐसे एकदम नील आएगा ना उनका। एंड एज लाइक रिपोर्ट दिखाऊंगी, देखिए आपके बेटे में तो शुक्राणु की कितनी कमी है, और कोस रही होती है अपनी बहू को। सो दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो कम टू अस। और फिर रिएक्शन क्या होता है जब आप उनको एक बार बता देती हैं कि देखो हाँ कोई बात नहीं, आप इलाज चालू करिए तुरंत। हाँ बिल्कुल। सो इट हैपन्स लाइक दैट, बट इम्पॉर्टेंट इज कि नाउ बट पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑल्सो। अभी अगर आप Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में जाओ तो वहाँ स्टिल ये इशूज़ हैं, बट Tier 1 और कुछ Tier 2 में ना पीपल नो, खुद ही आते हैं कि हमें अपना स्पर्म टेस्टिंग भी कराना है साथ में। अच्छा, अगर कोई एक कपल है जिसमें से हस्बैंड को या वाइफ को, किसी भी एक इंसान को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और वो बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं IVF से, अब क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे ये इंश्योर हो जाए कि भाई बच्चे में वो बीमारी आए ना? ऐसा हो सकता है? सो ऐसा हम बहुत सारे कपल्स करा चुके हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, अभी जैसे मेरे पास एक पेशेंट चल रही है, सो आई नॉट टॉक अबाउट जेनेटिक्स बट आई टॉक अबाउट अ डिजीज़ जो सबने सुनी है, थैलेसीमिया। सबको पता है ना, इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन बिकम्स डिफरेंट। सो एक कपल है अभी मेरे पास, वाइफ को थैलेसीमिया माइनर है, हस्बैंड को भी थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है। उनका फर्स्ट बेबी है जिसके पास थैलेसीमिया मेजर है, जिसको हर 21 दिन में ब्लड चढ़ता है। सो ट्रबल सोचो, बच्चे को हर 21 दिन में ब्लड चढ़ रहा है, ट्रॉमा देखो उस पेरेंट का। अब ये मेरे पास आते हैं कि मैम आपके पास जेनेटिक टेस्टिंग है, आप सब कुछ इन हाउस कर रहे हो, आप मुझे हेल्दी बेबी करके दो और उस बेबी का HLA टाइपिंग भी करके दो, ताकि मैं अपने फर्स्ट बेबी को इसका ब्लड दे सकूं, इस बेबी का, ताकि वो क्योर हो जाए। HLA टाइपिंग क्या होता है? I'll tell you everything. So इसमें हमने क्या किया, हमने इस पेशेंट का, इसकी वाइफ के एग्स निकाले, इसके हस्बैंड का स्पर्म लिया और एक्सी किया, ठीक है। एक्सी करके जो हमारे एम्ब्रियोज यानी बेबीज़ बने, उनकी हमने जेनेटिक टेस्टिंग करी, और जेनेटिक टेस्टिंग करके हमने एम्ब्रियोज भेजे थैलेसीमिया टेस्टिंग के लिए। और जो भी एम्ब्रियो में थैलेसीमिया नहीं था, प्लस HLA टाइप यानी मदर फादर का भी जो ब्लड ग्रुप वैसे मैच कर रहा था उस बेबी से, वो वाला एम्ब्रियो उठाया और मदर में ट्रांसफ़र किया है। एंड नाउ शी इज़ पॉजिटिव
एंड सबसे इंटरेस्टिंग इज वी आर वेटिंग फॉर द बेबी टू बी बोर्न सो दैट फर्स्ट चाइल्ड विल हैव अ रिलीफ. तो मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसका खून जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो लगातार उसका खून चढ़ाया जाएगा उसके जो बड़े सिबलिंग है उसको. ओके. तो ये जो जेनेटिक टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, जब प्रेगनेंसी होने से पहले ये टेस्टिंग की जाती है, जैसे पता चल जाए कि आगे बच्चे में कोई भी तरीके का डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं होगी, या फिर जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब पता लगाते हैं कि आगे जाके कोई दिक्कत होगी या नहीं? सो इट्स डन एट एवरी स्टेप. अब देखो हम सब ना वर्किंग हैं, फीमेल सारी ऑलमोस्ट आजकल सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. सो जब हम एक्चुअली हमारी वेडिंग होती है, शादी होती है, तब भी यूजुअली आजकल सब 30-31 में ही शादी कर रहे होते हैं. सो वी आर स्केप्टिकल, हम एंशियस नहीं हो जाते हैं कि भाई हमारा बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. सो बिफोर कंसीविंग ऑल्सो हम हस्बैंड एंड वाइफ कम फॉर अ टेस्टिंग विच इज़ अ सिंपल ब्लड टेस्ट. हम 5-5 ml खून लेते हैं और एक टेस्ट होता है कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग, जो फीमेल और मेल का कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि उनमें तो कोई ऐसी जीन नहीं है जो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती है और वो बार बार अबॉर्शंस करे या बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम करे. सो एक टेस्ट तो तब होता है जब हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी. सो दैट इज़ कैरियर जेनेटिक टेस्टिंग. एक टेस्ट कब होता है? जब हम IVF कराते हैं, एक कपल आ रहा है, उसका IVF चल रहा है एंड दे वांट टू बी लाइक 99% श्योर कि मेरे बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. सो उस वक्त जो एम्ब्रियोज बने होते हैं उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं विच इज़ नोन एज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग. ये एम्ब्रियो महिला के तब तक अंदर होता है या बाहर? नहीं, बाहर ही होता है. जब बाहर इंक्यूबेटर में होता है तभी हम बायोप्सी करके उनका मटेरियल जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं एंड जो भी एम्ब्रियो हेल्दी आता है वो हम मदर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. थर्ड फेज होता है प्रेगनेंसी. सो 10 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एक टेस्ट होता है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जो ये बताता है कि जो बेबी वो कैरी कर रही है उसमें मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर तो कोई नहीं है. तो किन किन तरीके के डिसऑर्डर से बीमारियों का पता हमें पहले चल जाता है? क्रोमोसोमल, जैसे तुम्हें डाउन सिंड्रोम देखा होगा, बेबीज जो एक्चुअली थोड़े मेंटली रिटार्डेड होते हैं, अपना थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हैं अपने आप एंड ऑल दैट. सो लॉट ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड माइक्रो डिलीशंस जो हेल्प करते हैं पिकअप करने में. अच्छा, क्या ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉलिसी या इन तरीके की चीज़ों का पता चल जाता है? सेरेब्रल पॉलिसी इज नॉट जेनेटिक्स ओके. एंड ऑटिज्म भी ओनली 5 to 7% of the cases are genetics. Autism is something जिसकी etiology यानी कारण अभी तक पता नहीं चला है. So there can be lot of reasons for autism. ओके. तो वैसे ये जेनेटिक टेस्टिंग जो है इसका खर्चा कितना होता होगा अमूमन? So इतना नहीं होता है जितना IVF का आपका खर्चा आता है, उसका आप समझ लो 50% और जेनेटिक टेस्टिंग करके ही खर्चा लगता है. और अगर मोटा माटी बात करें, IVF का खर्चा कितना होता है? सो IVF का खर्चा आपका लगभग 1.20-1.50 के बीच में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, स्टार्टिंग टू एंड, या मतलब टिल द टाइम यू कंसीव. अच्छा, पर जैसे एक साइकिल हुई और वो ज़रूरी तो नहीं 100% आपका सक्सेसफुल हो, फिर कोई कपल डिसाइड करे कि नहीं हमें एक और ट्राई देना है, तब हर बार अलग अमाउंट पड़ता है या सब नहीं. एक पैकेज है पूरा? सो इसमें क्या होता है, मान लो अब हमारे 6-7 बेबीज बन गए एम्ब्रियोज. अब इस 6-7 एम्ब्रियोज को हम सिर्फ 2 या 3 ही ट्रांसफ़र करते हैं, रेस्ट हम फ्रीज कर लेते हैं विच इज़ नोन एज क्रायोप्रिजर्वेशन. सो मान लो अगर आपका एक बार में IVF कंसीव नहीं होता है, सो जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज पड़े होते हैं हम इनको बस निकाल के नेक्स्ट साइकिल में यूट्रस प्रिपेयर करके ये बेबीज डाल देते हैं. तो फिर एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते आप उसके? ओके. और ये भी बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम IVF कराएंगे, क्योंकि आपने यहाँ मल्टीपल एम्ब्रियो की बात करी, एम्ब्रियो भ्रूण, राइट, मल्टीपल भ्रूण, हाँ. तो अगर आप IVF कराएंगे तो आपके ट्रिपलेट्स होने के यानी 3 बच्चे एक साथ होने के या जुड़वा बच्चे एक साथ होने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा एक्चुअली होता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि हम यूजुअली 1, 2 या 3 बेबीज ट्रांसफ़र करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि दे आर 20% चांसेस कि आपको ट्विंस हों, ठीक है, लेकिन दे आर ओनली 3 to 5% चांस कि आपके ट्रिपलेट्स हों. यार 1 बेबी होने के चांस ही लाइक 40-50% होते हैं, एंड इफ वी एड लॉट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड ऑल तो वो 70% हो जाते हैं. लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सिंगल प्रेगनेंसी. ओके. बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसी में चांसेस होता है कि जल्दी डिलीवरी हो जाए, बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी की. तो ऑलवेज हेल्दी टू हैव 1 चाइल्ड फर्स्ट. ओके. मेरे और भी सवाल हैं, पर उससे पहले मैं कुछ ऑडियंस के पास जाना चाहूँगी. अगर आप लोग के कुछ सवाल हो जो आप पूछना चाहें. जीशा?
ये आप कह रहे हो कि हम निकालते हैं एग्स फिर वापस अंदर, बट वो प्रोसेस क्या है जो आप करते हो? एंड आई कांट इमेजिन हाउ इट मस्ट बी मेंटली साइकोलॉजिकली फॉर दैट पर्सन टू गो थ्रू, और फिर इफ इट डजंट वर्क आउट, आप उस सब के बारे में बताइए। So see what happens. If I can get a whiteboard now, I can explain very well. वाइट बोर्ड है हमारे पास। क्योंकि लाइक ब्लोटिंग होती है, हाँ, सब होता है भाई। yeah, Everything and if they have happens. diabetes, Everything happens. तो आप उस सब के बारे में बात कीजिए, बिकॉज पर्सनल, दिस इज वेरी वेरी पर्सनल, आई माइट ऑफेंड पीपल। मुझे लगता रहता है कि अडॉप्शन माइट बी सो मच ईजियर टू पुट योरसेल्फ थ्रू ऑल ऑफ दैट पेन, कॉस्ट। बट एज आप अभी बोल रहे हो ना कि कितना ट्रॉमा होता है, इमोशनल्स होते हैं, आप ऐसे अडॉप्शन करोगे, कैन यू एक्चुअली वो होना चाहिए ना कि आप उस बच्चे को भी इतना वो प्यार और लव दे पाओ। आई हैव द वाइट बोर्ड समवेयर। सो हमको अभी पहले देखना है कि होता क्या है, ठीक है। अब ये हमारा यूट्रस है, राइट। ये हमारी दोनों फलोपियन ट्यूब्स हैं जो दोनों साइड होती हैं, और ये हमारी ओवरीज हैं जिसमें एग्स बनते हैं, और ये अंदर की यूट्रस की कैविटी है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पे हमारा बेबी स्टिक होता है, राइट। अब पहले हम देखेंगे नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है। नेचुरल प्रेगनेंसी, हर महीने यहाँ से एक एग रप्चर होता है। जो ये ट्यूब होती है ये यहाँ से इस एग को पिकअप करती है। व्हेन इंटरकोर्स हैपेंस, स्पर्म्स यहाँ पे होते हैं। इन स्पर्म्स में हिलने की कैपेसिटी होती है जिसको मोटिलिटी कहते हैं। आप लोगों ने कभी भी स्पर्म की पिक्चर यूट्यूब या कहीं पे देखी है कि वो हिलते हैं? सो ये स्पर्म्स हिलकर यहाँ से इस ट्यूब में आते हैं। अब एक स्पर्म और एक एग फ्यूज होता है ट्यूब के अंदर। सो ट्यूब अपनी मूवमेंट से दोनों को फ्यूज करती है, यहीं पे बेबी बनता है। और 3-4 डेज बाद ये बेबी यहाँ आ जाता है, ट्यूब इसको यहाँ पुश कर देती है यूट्रस में, और वो यहीं पे फिर ग्रो होने लगता है, ठीक है। सो दिस इज नेचुरल प्रेगनेंसी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। अब हमें बेबी क्यों नहीं होता है? फर्स्ट रीज़न, मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। अगर मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो डेफिनेटली मेरा रास्ता बंद है एग और स्पर्म के आने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम IVF प्रेफर करते हैं। मेरा सेकेंड रीज़न, मेरी ओवरी में इश्यूज़ हैं। अब या तो मुझे PCOD है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या मेरे एग्स ही नहीं बन रहे हैं। सो दिस इज़ सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न, स्पर्म काउंट या तो कम है या फिर निल है, ठीक है। फोर्थ रीज़न, जो मेरे यूट्रस की अंदर की लाइन है ये अच्छी नहीं है। नेक्स्ट रीज़न, मेरे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं यानी ग्रोथ। दीज आर मासेस इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। सो दे आर सम ऑफ द कॉमन रीजंस कि वाई बच्चा नहीं रुक पाता है। सो जब एक कपल मेरे पास आता है और वो ये बोलता है कि हम बहुत ट्राई कर चुके हैं लेकिन मेरा बेबी नहीं हो रहा है, तो हम एकदम से ये नहीं बोलते आपको IVF चाहिए। पहले हम उसके कुछ टेस्ट कराते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि एक तो हम कपल का ट्यूब टेस्ट कराते हैं कि ट्यूब खुली है कि नहीं। एक उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि एग्स बन रहे हैं कि नहीं, जिसको AMH कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। थर्ड टेस्ट है हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं कि ऐसा तो नहीं स्पर्म काउंट ही एकदम निल है या फिर ज़ीरो है या फिर बिल्कुल कम है, और एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि यूट्रस हमारा हेल्दी है। सो इन टेस्ट से, 4 टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है, दिस इज़ वेरी बेसिक। किसी के कोई भी सवाल, कुछ तो पूछ लो, सब समझ में आ गया, सब तो डॉक्टर ही बन गए फिर तो। मेरा सवाल है एक, ये जो आपने बताया कि यूट्रस के अंदर जो फाइबर आपने बताया, फाइब्रॉइड्स, उसका टेस्ट कैसे होता है या ये कैसे पता चलता है कि ये है? सो ये फाइब्रॉइड्स पता चलते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड।
ये आराम से अल्ट्रासाउंड पे पिकअप हो जाते हैं. सो वी नीड टू एक्चुअली केयरफुली हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है दोनों हस्बैंड और वाइफ को कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. क्योंकि काफ़ी वक्त मैंने बहुत सुना है, देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, अगर आप जाके बोलो भी ना कि बहुत पेन हो रहा है, मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आपको वो डिसमिस कर देते हैं. वो नहीं एक्चुअली उतना, बहुत बार ऐसा हुआ है. हाँ, वो अब फॉर डॉक्टर्स आई कमेंट हियर, बट हाँ ठीक है. मैम मेरा ये सवाल है, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि इंजेक्शन देने से पहले आप ये देखते हो कि एग अच्छा है कि नहीं. इसका क्या मतलब है, एग अच्छा है या बुरा? सो अब अगर मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझको IVF ही करवाना है, मतलब मान लो मेरी ट्यूब्स बंद हैं, ठीक है, मैंने एक कपल को काउंसिल कर दिया कि आपको IVF की ज़रूरत है. अब ये कपल अराउंड समझ लो 27 साल की फीमेल है, इसके एग्स अच्छे हैं, मुझे 4-5 फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है. सो मैं इसका पीरियड के 2nd डे से इंजेक्शन लगाना शुरू करती हूँ. मैं इसको 4 डेज़ के इंजेक्शंस देती हूँ और इस इंजेक्शंस को देने के बाद हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं साइज में कि नहीं, ठीक है. फिर हम और इंजेक्शंस देते हैं एंड कॉल फॉर अल्ट्रासाउंड और फिर और इंजेक्शंस देते हैं. जब ये फॉलिकल्स अराउंड 18 to 20 mm के हो जाते हैं तब मैं इसको OT में लेती हूँ फॉर लाइक 10 minutes. बस बेहोश करना होता है और जैसे नीचे से अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड, एक नीडल डाल के मैं ये फॉलिकल्स एस्पिरेट कर लेती हूँ. एस्पिरेट यानी मतलब जैसे पानी और इसमें फ्लूइड होता है ना, तो जैसे मैंने नीडल डाली तो सारा फ्लूइड और एग मेरे पास ट्यूब में एस्पिरेट हो जाता है, बाहर निकल आता है. हाँ, और फिर वो एग्स मैं लैब में अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देती हूँ. सो दिस इज IVF. मैम मेरा क्वेश्चन था, मेंटल प्रेशर से भी स्पर्म काउंट कम होते हैं? सो स्पर्म काउंट कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं. आजकल सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, सबसे बड़ा रीज़न. सेकेंड रीज़न लॉट ऑफ इन्फेक्शन. थर्ड रीज़न इज लॉट ऑफ, आजकल इतनी वाइब्रेशंस हैं, ब्लूटूथ है, हम फ़ोन रख रहे हैं पॉकेट में. फिफ्थ रीज़न जिमिंग, स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, ये सब कितना हार्मफुल है. मैम 2 सवाल है मेरे. एक तो ये है कि जब कंसेंगुइन मैरिज की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ऐसा मानते हैं, कितना सच है कि नहीं, कि उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. वही बात इसके लिए भी कही जाती है कि जो हम IVF से इस तरह से या सरोगेसी से नेचुरल नहीं है, इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना, हाथ तलवा कटा होना, क्या ऐसा है सच में, और अगर है तो कितना कंट्रोल करते हैं? दूसरा सवाल ये कि आप लोग क्या कुछ एक्स्ट्रा ट्रायल्स करते हैं कि हम क्लोनिंग कर लें? नहीं, वो सब इंडिया में अलाउड नहीं है अभी. बस ये 2 सवाल. सो आई विल आंसर ऑल ऑफ इट. सो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ही इज़ राइट, IVF में 5 to 7% चांस बढ़ जाता है टू हैव एन एबनॉर्मल बेबी. पता है क्यों? क्योंकि जब एग और स्पर्म बाहर मिल रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. इसीलिए मैं तुम लोग को बता रही थी ना कि मैं जब, मान लो हमने ये एग निकाला, इसको स्पर्म से मिलाया, ठीक है, मेरे पास 4 एम्ब्रियो भ्रूण बन गए, ठीक है. अब ये 4 भ्रूण, मैं इनकी जेनेटिक टेस्टिंग करती हूँ, इनमें से एक मटेरियल निकालती हूँ बायोप्सी के लिए और उसको भेजती हूँ जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, और जो भी भ्रूण नॉर्मल आता है एम्ब्रियो, वही मैं ट्रांसफ़र करती हूँ. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि IVF में जेनेटिक एबनॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस थोड़े से परसेंटेज में बढ़ जाते हैं. अब आपका सेकंड क्वेश्चन, कंसैंगुइनस मैरिज, डेफिनेटली. सो हम लोग ये प्रॉपर हिस्ट्री जब लेते हैं तो अब भी मैं इसके बारे में बताती हूँ. मेरे पास एक सऊदी से कपल आया है, उसके 4 बच्चे एबनॉर्मल हैं. कैन यू बीट इट? 4 बच्चे, एंड दे हैव कंसैंगुइनस मैरिज. कंसैंगुइनस मैरिज मतलब रिलेशनशिप्स में ही शादी होना, मासी का बेटा, चाची का बेटा, वो होता है. तो क्या होता है, फैमिली में एक जीन रन कर रही होती है जो डिफेक्टिव है, तो वो हस्बैंड में भी होती है और फिर वाइफ में भी होती है, क्योंकि भैया फैमिली में ही शादी हो रही है. तो इसलिए क्या होता है, जब इसमें भी डिफेक्टिव जीन है और इसमें भी डिफेक्टिव जीन है, तो बच्चे में तो डेफिनेटली आनी है दोनों जीन्स, तो बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं. इसलिए अगर कंसैंगुइनस मैरिज है तो बच्चा करने से पहले हमें जेनेटिक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है.
इससे मेरा एक सवाल है, आईवीएफ को लेके मिथ्स भी बहुत सारे हैं। एक तो मुझे ये पूछना है, बहुत लोगों को लगता है कि अगर आईवीएफ करा रहे हैं, और ये उसमें उनकी गलती नहीं है, एड्स ही ऐसा कहते हैं कि भाई 100% हम बच्चा आपको देंगे, तो लोग इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सस्ता भी नहीं है, तो लोग जब पैसा इतना खर्चा करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सक्सेसफुल हो जाए। आपका खुद का कभी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि नहीं हो पाए और क्लाइंट बहुत गुस्सा हो गया और पैसा या तो वापस मांगे या हंगामा मचाए, ऐसा होते हैं क्लाइंट्स आपके? हाँ, सो मैं सबसे पहले कहूँगी आईवीएफ वर्ल्ड वाइड 100% सक्सेसफुल कहीं भी नहीं है। इट्स कैन नॉट बी, हम भगवान नहीं बन सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर हमको नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि हमें तो बेबी यहाँ डालना है ना, यहाँ पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। सो जब हम फर्स्ट स्टेप अपने पेशेंट को काउंसिल करते हैं तो हम उनको एक होप देते हैं पहले कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, बट हम उनको ये भी बताते हैं कि ये 100% सक्सेसफुल नहीं है। एंड पेशेंट की हिस्ट्री देख के, उसके इन्वेस्टिगेशंस देखकर हम उसको बताते हैं कि हाँ 50-60% चांस है कि आपको बेबी हो जाएगा, राइट? ऐसा होता है बिकॉज हम इंडियन सिनेरियो में, पॉपुलेशन में क्या होता है, जो पेशेंट्स बेचारे बहुत पैसा इकट्ठा करके आते हैं ना, वो एक होप हो जाती है और उनको एक ट्रस्ट हो जाता है कि हमें तो बच्चा हो जाएगा इतना पैसा देने के बाद। ऐसा होता है कि कपल्स एजिटेटेड भी रहते हैं, मतलब गुस्सा आता है उनको, वो आके क्लिनिक पे कभी कभी 1-2 बार हुआ है, वो चिल्ला भी रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने इतना पैसा दिया और फेल हो गया। सो उस वक्त भी बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स को धैर्य होकर काउंसिल करें, बिकॉज दे हैव स्पेंट देयर मनी, देयर इमोशंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों के थ्रू वो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास एट एवरी क्लिनिक वी हैव साइको काउंसलर्स। एट एवरी स्टेप ऑफ आईवीएफ हम उनको काउंसलर्स देते ही देते हैं, बिकॉज काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है आईवीएफ में। हाय, मेरा सवाल ये है कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि फर्टिलिटी ड्रग से ना कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सच है? बच्चे को या माँ को, दोनों में से किसी को? फर्टिलिटी ड्रग्स डेफिनेटली, जो क्लोमोफिन और लेट्रोजोल्स हैं, तो क्लोमोफिन से दे से द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेस। तो क्या होता है ना, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, उसने वो 5 दिन की दवाई लिख दी क्लोमोफिन कि आप ये खा लो और उसके बाद आप मॉनिटरिंग कराओ और अपने आप ट्राई करो, हो जाएगा बच्चा। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, दवाई तो एक ही है, दूसरे डॉक्टर ने भी वही दवाई लिख दी। फिर वो तीसरे के पास गया, तीसरे ने भी वही दवाई लिख दी। सो ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि उसको ये 4 बार से ज़्यादा ये कोर्स नहीं दे सकते हैं। मैम, अब पैसे की बात आई तो मेरा सवाल ये था कि जो अम्बिकल कॉर्ड या स्टेम सेल प्रिजर्व करते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने कराया हुआ है अपने बेटे का एंड आई पेड अ But umbilical stem cell is more with gynecologist. I am more of a fertility doctor, तो मुझे ये जिनको नहीं हो रहा है ना बच्चा, मैं वो थोड़ा ज़्यादा हैंडल करती हूँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि प्रोसेस जो है ये इतना महंगा क्यों है, और मतलब बहुत सारे लोग शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते होंगे, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? सी, प्रोसेस इसलिए महंगा है बच्चे क्योंकि बिकॉज हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो भगवान ने यूट्रस के अंदर नेचुरली कर रहा है। एक तो सबसे पहले एक सेट ऑफ इंजेक्शंस लगते हैं, अराउंड 10 to 15 इंजेक्शंस पेशेंट्स को। उन इंजेक्शंस का ही थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लग जाता है। उसके बाद जब लैब में जो हम बच्चा बनाते हैं उसके लिए बहुत सारा कल्चरल मीडिया भी चाहिए होता है, क्योंकि आपको मीडिया में ही तो आप ग्रो करोगे एग्स, फिर आपको बच्चा स्पर्म और एग मिला के बनाने के लिए, एक्सी करने के लिए मीडियाज चाहिए। सो बेसिकली खर्चा इज़ अबाउट द जो कंज्यूमेबल्स और सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, खर्चा उसका होता है सबसे ज़्यादा। मेरा एक सवाल ये था कि जो इससे जुड़ा एक मिथ भी है आईवीएफ से लेके, कि जब पहला बच्चा अगर हमने आईवीएफ के थ्रू किया है तो उसके बाद दूसरे को भी आईवीएफ के थ्रू ही करना पड़ेगा, या अगर हम दूसरी मोड ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम चाहते हैं तो? सो अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे एग्स ही नहीं बन रहे, ट्यूब्स बंद हैं, कोई और कंडीशन जैसे नील स्पर्म काउंट है, तो फिर तो दूसरा बच्चा आपको आईवीएफ के थ्रू ही कराना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना जिनको ना टहल के ना एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से ना इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है कि अपने आप कंसीव करना या आईयूआई के थ्रू भी कंसीव करना उनके लिए मुश्किल होने लगता है, राइट? स्ट्रेस। सो अगर ये लोग फर्स्ट अटेम्प्ट आईवीएफ से कंसीव कर लेना तो वो ना ऑटोमेटिक होता है, चलो एक बच्चा हो गया, दूसरा होगा तो देखेंगे। तो दोज पेशेंट्स आई हैव सीन दे कंसीव नेचुरली विद द सेकंड। अच्छा मैम, कई बार ऐसा मतलब फिल्मों में ज़्यादातर होता है
कि एग एक्सचेंज हो जाते हैं, एग और स्पर्म, आप लोगों के उसमें टेक्निक Egg तो और कैसा रियल में पॉसिबल होता है कि नहीं? हाँ, गुड न्यूज़। सो एक्चुअली देखो, आई डोंट नो, बट हाँ, हमारे पास तो विटनेसिंग सिस्टम्स हैं कि मतलब दे आर लेवल्स ऑफ चेक्स। जब एग निकलता है एक उस लेवल पे चेक होता है, फिर जब इंक्यूबेटर में जाता है तो एक लेवल पे चेक होता है, फिर स्पर्म चेकिंग होती है, मतलब होता है। बट देखो, मैनुअल एरर कैन बी देयर, तो थोड़ा बहुत, बट हाँ मतलब यू हैव टू बी होगा, बट ये बहुत रेयर है। मतलब जो यार मेरे पास मतलब तुम अभी बचा दो मुझे। ये हर बार ये सक्सेसफुल नहीं होता है, और ये जितना मुझे 1-2 दिन में पता चला है, ये काफ़ी पेनफुल भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, फिर दोबारा करते हैं ट्राई, तो इसमें रिस्क रहता है लड़की के लिए। सो एक्चुअली अगर ये देखो 2-3 बार कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बियॉन्ड तो डेफिनेटली किसी में इतनी जान भी नहीं बचती कि इतने सारे आईवीएफ कराओ। दूसरी बात है, पेनफुल डिपेंड अपॉन बहुत सारी चीज़ें। आपके डॉक्टर के साथ आपकी जर्नी कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपको डॉक्टर और काउंसलर्स का एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है ना, तो वो इंजेक्शन लगवाने में ना दर्द नहीं होता, फिर वो हैप्पीली कराते हैं कि भाई ठीक है बच्चा हो जाएगा इससे हमारा। तो दैट पॉजिटिव अप्रोच चेंजेस एवरीथिंग इन आईवीएफ। और इंजेक्शन इतने पेनफुल नहीं होते हैं, बट अगर आप बहुत क्रैंकी होके और वो सब करके हम लगाएंगे तो डेफिनेटली हाँ, फिर तो हर चीज़ ही पेनफुल लगती है। बट अगर पॉजिटिव अप्रोच से आईवीएफ करोगे ना, इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। मैंने कुछ एक्टर्स का एक्सपीरियंस पढ़े थे, तो उसमें जितनों के मैंने पढ़े, हो सकता है पॉजिटिव वाले मैंने कम पढ़े हों, जो 4-5 मैंने देखे, तो उनके साथ काफ़ी उन्होंने बताया कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उस पीरियड में उनको, और नहीं हो पा रहा है तो फिर उनको हस्बैंड को था कि हमें आईवीएफ से ही करना है, सरोगेसी से नहीं करना है। तो इस तरह के केसेस आपके पास भी आते होंगे? यार इंडियन सिनारियो में तो सरोगेसी बहुत बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो वही होता है कि एक बार फेल हो गया तो आप आईवीएफ ही ट्राई करो, आईवीएफ ही ट्राई करो। हम खुद कैरी करना चाहते हैं तो है, वो सब तो रहता ही है। देखो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली जर्नी डिफ़िकल्ट है भी। आपके एग्स निकल रहे हैं, फिर एम्ब्रियो बन रहा है। अब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ आराम आराम से हो जाता है ना, उसको परेशानी नहीं होती। बट कुछ पेशेंट्स को सर्जरी चाहिए, कुछ पेशेंट्स को कुछ और चाहिए, तो डेफिनेटली थोड़ा तो है स्ट्रगल। बट डेफिनेटली वही मैंने कहा ना, अगर अच्छी काउंसलिंग पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखें तो फिर इट मेक्स अ डिफरेंस। आमतौर पे ये माना जाता है या लोग मानते हैं कुछ लोग कि ये आईवीएफ जो है जो कराते हैं, इसमें हमेशा शक की भावना रहती है लोगों में, और डरते भी हैं। बाद में करा लिया तो पूरे टाइम लाइफ टाइम एक रहता है कि भाई यार अपना है कि नहीं है टाइप का, है ना। तो अभी तक आपके पास कोई इस तरह का आया जिसने कहा कि नहीं मुझे डीएनए कराना है? बहुत आते हैं सो बहुत आते हैं एंड दे टेल मी, मतलब स्पेशली रिलीजन वाइज भी, आई वुड नॉट कमेंट, बट हाँ रिलीजन वाइज भी बहुत सारे होते हैं। एंड दे से कि मैम देखो बच्चा तो मुझे अपना ही चाहिए, और अगर मुझे तो इसलिए भी डर लगता है आईवीएफ कराने में कहीं कुछ मिक्सिंग हो गई। मैंने कहा भाई हमें कोई छोटी मोटे क्लिनिक्स नहीं है या ये सब काम यहाँ नहीं होता है। सो आप आराम से कराओ, एंड वंस द बेबी इज़ बॉर्न आप अपने बच्चे का डीएनए करा लेना। भाई आप कंसेंट साइन कर रहे हो, सो हम हर कपल से कंसेंट साइन कराते हैं कि हम आपका ही एग और आपका ही स्पर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डोनर लेते हैं तो उनको काउंसिल करते हैं और वो उस पर साइन करते हैं कि डोनर। सो प्रॉपर बाकायदा तरीके से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपका ही एग है, आपका ही स्पर्म है। ये जब आप स्टोर करते होंगे एग्स को और स्पर्म को, तो उनके ऊपर क्या बारकोड, नाम? दे आर प्रॉपर चैनल ट्यूब्स में, आज ले आती सब, वो प्रॉपर पतली सी ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम एम्ब्रियो डाल के उसको कैनिस्टर में फ्रीज करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। हेलो डॉक्टर, हाय। सो माय क्वेश्चन इज़ कि अगर किसी फीमेल का सी सेक्शन हुआ है, इवन फॉर दैट मैटर अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है, फर्स्ट सेकेंड में कंसीवमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज़ नो वे एक्सेप्ट आईवीएफ, सो इज़ दैट पॉसिबल कि हाँ आईवीएफ के थ्रू हम कंसीवमेंट हो सकता है, पॉसिबल है सी सेक्शन में भी? यस 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 यस। सो दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी मीन्स आपने कभी भी कंसीव नहीं किया है। सेकेंडरी मीन्स आपके पास एक बेबी है या पहले कोई अबॉर्शन हो चुका है। सो अगर आपका एक बेबी है
सो बहुत कॉमन है कि लोग सेकंड बच्चे के लिए आईवीएफ के लिए आते हैं. आई हैव एन एडिशन टू दिस. एज मैटर करती है इसमें? लाइक मतलब सी अपर लिमिट क्या है, या अगर सी सेक्शन या नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद भी अगर हम आईवीएफ में जा रहे हैं तो अपर लिमिट क्या, एज लिमिट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द न्यू एआरटी बिल जो एज लिमिट है वो 50 इयर्स है. सो बियॉन्ड 50 यू कांट डू. लेकिन चांसेस ऑफ हैविंग गुड एग्स आफ्टर 42-43 इज लाइक बैड. तो यूजुअली दोज एल्डरली पेशेंट्स गो फॉर डोनर एग्स ओनली. जब पता चला कि आईवीएफ एक्सपर्ट आ रहे हैं तो हमने कहा थोड़ा सा पढ़ा जाए. तो उसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी का जिक्र था, पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया बेहतर तरीके से. अगर आप उसे यहीं पर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा सकें, आईवीएफ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल. सो अब देखो, मैंने क्या बताया, जब हम एग्स निकालते हैं तो स्पर्म से मिलाते हैं और हमारे यहाँ एम्ब्रियोज या भ्रूण बन जाते हैं. ठीक है. फिर मैं ये जो भ्रूण है, एम्ब्रियो, ये एक कैथेटर में लोड करती हूँ. पतला सा प्लास्टिक सी ट्यूब होती है और ये प्लास्टिक सी ट्यूब मैं इस यूट्रस में डालती हूँ और यहाँ छोड़ देती हूँ. ठीक है, ताकि वो यहाँ पे स्टिक हो जाए. अगर मेरा एम्ब्रियो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ चला जाए, क्योंकि अगर हम उसको बहुत प्रेशर से छोड़ेंगे या बहुत यूट्रस के पास छोड़ देंगे तो वो यहाँ ट्यूब में चला जाता है, और कभी कभी ट्यूब से निकल के ओवरी में आ जाता है, या कभी कभी स्लिप होके सर्विक्स यहाँ नीचे यूट्रस के मुंह पे चला जाता है. तो अगर मेरा एम्ब्रियो यहाँ ना स्टिक होके इन सब लोकेशंस में स्टिक हो जाए आउटसाइड द यूट्रस, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. अच्छा, और जब ये एपिसोड पब्लिश हो रहा है, मतलब अभी सब लोग इसको देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो एक सवाल लोगों के जहन में आएगा, पहले भी पूछा था, शायद वो शर्मा गए, विस्तार से नहीं पूछा था. स्पर्म काउंट की बात हुई थी. नंबर जो होते हैं ना, वो आइडियल नंबर कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है स्पर्म गुड स्पर्म कहलाता है, वो बताइए. सो देखो, स्पर्म काउंट ना एक WHO ने एक क्राइटेरिया निकाला हुआ है. ठीक है, जिसके हिसाब से हम एक स्पर्म रिपोर्ट निकालते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो हम एक स्पर्म रिपोर्ट में देखते हैं वो है उसका नंबर. स्पर्म कितना होना चाहिए. मेरा स्पर्म काउंट, नॉर्मली स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन एटलीस्ट 40 मिलियन. ठीक है, अगर वो 20 से कम है और 10 से ज़्यादा है, 10 से 20 के बीच में है, तो IUI कर सकते हैं. IUI समझते हो तुम लोग? नहीं. IUI इज़ लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी, जिसमें हम वो 5 दिन वाली दवाई देते हैं, एग बनाते हैं और हस्बैंड का स्पर्म लेके यहाँ डाल देते हैं, बस. इट्स अ सिंपल नेचुरल प्रेगनेंसी. स्पर्म अपने आप ट्यूब में आता है, एग अपने आप आता है, यहाँ बनता है. बस थोड़ी सी मदद कर देते हैं स्पर्म को अंदर डालने में ट्यूब के थ्रू. ठीक है, तो अगर मेरा स्पर्म काउंट 10 से 20 के बीच में है तो ये सिंपल सा प्रोसेस हो सकता है. अगर 10 से कम है तो फिर मुझे IVF की ज़रूरत है. और आजकल एवरेज स्पर्म काउंट है कितना, मतलब आपको कितने केसेस आते हैं? 25 से 40 के बीच में ही आ रहा है आजकल. तो उसको सही करने का उपाय भी बता दीजिए लगे हाथ पे. इन केस अगर कहीं कोई गड़बड़ हो. वो कैसे सबके चेहरे खिल गए. सो मैं क्या करती हूँ, फ्री स्पर्म एनालिसिस एट माय क्लिनिक फॉर ऑल द मेन हियर. ठीक है. सो मैं पर्सनल कंसल्टेशन दे दूंगी उसमें, डोंट वरी ऑन दैट. वहीं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दूंगी. तो यहाँ तो हमारे 24 मिलियन यूजर को भी मिल जाएगा ना, अगर आप बता देंगे तो. सो देखो, अगर स्पर्म काउंट लो है ना, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये लो क्यों है. सिर्फ दवाई लिखने से सॉल्व नहीं होगा. हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, हम कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, और एक DNA फ्रैगमेंटेशन टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि स्पर्म में DNA यानी प्रोटीन कितना है. और इन सब टेस्ट के बेसिस पे ही हम फिर आपको दवाइयाँ देते हैं. कुछ पेशेंट्स का नील स्पर्म काउंट होता है, यानी 0. उस केस में क्या करें? ऐसे बहुत कपल्स आ रहे हैं जिनमें नील स्पर्म काउंट है, और वो इसलिए वरिड हैं कि भैया हमारा बच्चा कैसे होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ना. उनको तो लगता है अगर नील है तो फिर तो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा. एंड दे टॉक लाइक हमें बाहर, गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, आप बाहर से पानी लोगे क्या. सो आई से नहीं भाई, बाहर से पानी नहीं लेंगे. हम टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, दिस इज़ फॉर
ये सुनो, इस सारे आदमियों के लिए सुनो ध्यान से। अब देखो, खड़े हो जाओ सारे, चलो चलो आ जाओ सारे, आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ सारे, आओ आदमी, बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब आदमियों को अपना स्पर्म एनालिसिस करा के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, एवरीबडी, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल एंटीबायोटिक से ही ना सब कुछ सेटल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारी रिपोर्ट में नील स्पर्म काउंट आता है, तो हम ये सोचते हैं कि हम करें क्या, हमारा तो बच्चा नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब आपके ये टेस्टीज़ हैं, ठीक है, इससे अटैच्ड ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली स्पर्म बाहर फेंकती हैं। अब हमें बाहर तो स्पर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी कभी स्पर्म अंदर बन रहा होता है और ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो हम क्या करते हैं कि हम एक नीडल डाल के या छोटा सा कट लेके थोड़े से स्पर्म्स अंदर से निकाल लेते हैं। ये शॉर्टकट का है। ये शॉर्टकट है। सो नीडल डाल के या छोटा सा कट लेके ना स्पर्म निकाल लेते हैं। अब मेरे पास मान लो मुझे 6-7 स्पर्म मिल गए, तो मैंने बताया था ना एक एग और एक स्पर्म को हम फ्यूज करते हैं, उसके थ्रू हम जेनेटिकली आपका बच्चा कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टीसा, टेस्टिकुलर एपिडाइडमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ये ब्लॉकेज ठीक हो सकते हैं क्या, जो ब्लॉक? बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस हैं। मेरा क्वेश्चन है, ये मतलब प्रोसेस तो थोड़ी लंबी है इसकी, मतलब जैसे गायनेकोलॉजी एक ब्रांच है, उसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई इसको स्पेशलाइजेशन को पूरा लॉक करने में कितना समय लग जाता है, अगर मेडिकल स्टूडेंट कोई बनना चाहे IVF एक्सपर्ट? सो MBBS, ये पूरी पढ़ाई MBBS सब मिला जुला के कितना लंबा हो जाता है? MBBS टेक्स 5 years, इंटर्नशिप 1 year, MD 3 years, उसके बाद 1 year ऑफ फेलोशिप इन IVF, उसके बाद आप हो IVF, लेकिन पेशेंट एकदम से नहीं आने लगेगा ना, तो उसके बाद आप IVF डॉक्टर बनते हो, फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो। दुकान जमाने में समय लगता है। हाँ, बिल्कुल। आधी जिंदगी तो आपकी तो मैं तो बूढ़ी हो ही गई ना करते करते। ये संदीप जी का बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा कि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा शाहरुख जैसा हो या फलाना, तो हमने विकी डोनर देखा था। हाँ। तो उस केस में कई बार मतलब कोई एडमेंट ही हो जाए कि नहीं भाई हमें बच्चा तो चाहिए ही कहीं दूसरे देश का, तो उस केस में स्पर्म का कहाँ से आप लाओगे, स्पर्म या एग लाओगे कहाँ से? सो देखो, अभी तो बिल आ गया है, पहले जब एक्ट नहीं था तब स्पर्म वॉज ईजिली अवेलेबल, मतलब इतने सारे लोग स्पर्म बैंक्स हैं, तो स्पर्म बैंक्स अगर आप इंटरनेशनल भी अगर अपना स्पर्म बाहर से क्रायोफ्रीज मंगवाना चाहते हो तो वो आ जाता था क्रायोफ्रीज। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल स्पर्म यूज़ कर रहे हो तो बच्चा वैसा ही दिखे, वो भी तो एक एस्पेक्ट है ना, डिपेंड करता है जो फीमेल के एग्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। एक सवाल और है कि आपने कहा कि DNA जेनेटिकली हम कई चीज़ें अपने पेरेंट्स से, बायोलॉजिकल फादर से या बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हम लेते हैं, तो जैसे कुछ ये जो पेरेंट्स हैं इनके स्पर्म काउंट कम है या एग काउंट कम है, तो IVF से पैदा हुए बच्चे में ये प्रॉब्लम होने की कितनी संभावना है? बहुत कम। अगर ये जेनेटिक है, देखो एग कम होना इज़ विथ एज, अगर एग हमारी बॉडी में कम हो रहा है, अब फीमेल आती है आजकल 32-33 ईयर्स में है, जब वो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑलरेडी ही शुरू हो गई होती है कि अब भाई ख़त्म, धीरे धीरे कम होने वाला है, तो दैट कैंट बी जेनेटिक, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। स्पर्म काउंट भी क्यों कम हो रहा है? स्ट्रेस ज़्यादा है, हम जिम कर रहे हैं, हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, हमारा इतना पीयर प्रेशर है, ऑफिस आ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, बॉस ने डांट दिया, हफ्ते भर स्ट्रेस ही स्ट्रेस चल रहा है, तो ये सब भी तो फैक्टर्स है ना। तो जो जेनेटिक है, अगर जेनेटिक 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है, अगर वो जेनेटिक है तो वो बच्चे में आएगा। मतलब अगर वो प्रॉब्लम आप कह रहे हो कि पेरेंट्स में अगर वो प्रॉब्लम जेनेटिकली आ गया है, स्पर्म काउंट या एग काउंट कम होने वाला, तो वो चांसेस हैं, तो फिर आएगा। मुझे एक चीज़ स्टक कर गई, आपने बहुत स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि हम ये चेक करते हैं कि यूटरस हेल्दी है या नहीं, तो हेल्दी यूटरस के क्या साइंस और सिग्नल्स हैं, और हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में ये क्या करना चाहिए कि वो एक हेल्दी यूटरस रहे? हम
सो देखो, डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिटेट एंड नो स्ट्रेस। एटलीस्ट तुम्हारे जो यूट्रस में जो ब्लड फ्लो है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ईट हेल्दी, उससे तुम्हारा जब ब्लड फ्लो बेटर होगा, तुम अच्छा खाओगे, तुम्हारी एग भी अच्छा देर तक चलेंगे। आई हैव सीन वुमन जो एक्सरसाइज करती हैं, जो अच्छा खाती हैं ना, दे कंसीव बेटर देन वुमेन जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ख़राब है। मैं इंटरनेशनल करती हूँ, आई हैव अ सेंटर इन मस्कट ऑल्सो। मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब पेशेंट्स जो मैं इंटरनेशनल ट्रीट करती हूँ ना, उनकी एग क्वालिटी में बहुत, एक्चुअली दे हैव गुड एग क्वालिटीज़ बिकॉज देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत बेटर होता है। ये भी तो है ना, हम लोग वी डोंट ईट हेल्दी, हमारी कंट्री में कितना हेल्दी मिलता है। सो ये सब फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और गलत नहीं बोलते कि योगा करो, मेडिटेट करो, ये मेन के लिए भी है। ये सब बहुत ज़रूरी है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो किस तरीके का खाना खाना चाहिए? आपने भी प्रोटीन रिच डाइट, लेस कार्ब्स, ईट लेस। हमारी बॉडी को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है नहीं, बट जितना खाओ हेल्दी खाओ एंड रेगुलर मील्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड देख के मैं अपनी बायोलॉजी क्लास में चला गया। कर दूं जो स्कूल टाइम बायोलॉजी क्लास होती थी, मुझे याद है, उसमें एक चैप्टर आता था रिप्रोडक्शन का। आई नो। और उसके बाद हम लड़कों में खुशबू शुरू हो जाती थी और जी चुराते थे, आंखें मैम से मिलाने में डरते थे, और जब बात होती थी तो बसते थे। और कोई मैम लोग भी जो है जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म कर देती थी, उसको लेकर एक बड़ा डर रहता था और बड़ा आपस में संशय रहता था क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा। यही कारण है कि इस क्लास में जो चल रही है हम लोग फिलहाल, उसमें कई लोगों को काफ़ी कुछ नहीं पता है। और सेक्स एजुकेशन की जब बात होती है इस देश में तो बड़ी समस्या है। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि माँ बाप बात नहीं करते इस बारे में, या सबके मन में रहता है कि जैसे हमको पता चला सबको पता ही चल जाएगा, या सब लोग सीख ही जाते हैं सब करना। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सेक्स एजुकेशन को लेकर अपने देश में लोग इतना पीछे रहते हैं, बच के रहते हैं, उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? आई थिंक टियर 1 में तो बहुत अच्छे से शुरू हो गया है टियर 2 और टियर 3 में ही ज़रूरत है। सो आई थिंक आजकल स्कूल्स में तो 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता है व्हाट इज़ सेक्स टुडे। सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट टियर 2 टियर 3 में भी लोगों का पता होना ज़रूरी है। मैं एक्चुअली जब कैंप्स और काउंसलिंग सेंटर्स जाती हूँ, पेशेंट्स को अगर आप काउंसिल भी कर दो ना, व्हाट इज़ सेक्स, व्हाट इज़ नॉर्मल इंटरकोर्स, आपको क्या करना होता है, कैसे रहना होता है, दे कंसीव इन नेक्स्ट साइकिल। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ नेचुरल कोर्स। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग इतना खुल के, बट ये ज़रूरी है। खुल के ही बात करिए कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि नॉर्मल इंटरकोर्स करना कैसे होता है, मतलब हाफ द वे चल रहा होता है सब कुछ। तो वो काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तब मैं बोलती हूँ ना, काउंसलर्स एंड साइको काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसके लिए। अमितेश अभी कैमरे के पीछे हैं, पर ये सवाल उनका है। वो ये जानना चाहते हैं, आपने इस बातचीत के दौरान हाइजीन शब्द का इस्तेमाल काफ़ी बार किया, तो हाइजीन से क्या मतलब है? किस तरीके की हाइजीन, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, कैसे मेंटेन करें? सो एक्चुअली अपने आप को ना देखो साफ रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जब भी वॉशरूम यूज़ करो, अपने आप को मतलब वॉश करके उसको ड्राई रखो अपने पार्ट्स को। दूसरी बात है, अपने अंडरगारमेंट्स एकदम क्लीन पहनो, बहुत ज़रूरी है। एंड सबको पता है, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत सारे इंटरकोर्स, वो सब नहीं करना। अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहो। एंड जहाँ आपको लगे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, देखो बहुत सारे लोगों को इचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, तो प्लीज़ मतलब ये नहीं कि हो रहा है तो छोड़ दिया, जाके डॉक्टर से मिलो, बिकॉज वो इतना बढ़ जाता है कि वो पूरा अंदर ये जो ब्लॉकेज है ना, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स ये होने लगता है। सो एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक ये सब सेटल कर देगा। सो ये सब चीज़ें ना मेन में बहुत ज़रूरी हैं। सो मेन हाइजीन, मेन अंडरस्टैंडिंग, आई मीन मैं बहुत और भी बोल सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं भी शायद हो गई। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, प्लीज़ आप दीजिए, सबके ही काम आएंगे। सो ये तो है इम्पोर्टेंट। आपने 3 बार एक शब्द का जिक्र किया कि जो लोग जिमिंग करते हैं, साथ में स्टेरॉइड भी जोड़ दिया। मैं फिटनेस फ्रीक आदमी हूँ। आपने ये कहा कि जो लोग जिमिंग करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, उनके साथ स्पर्म काउंट का मसला हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ करेक्ट करना चाहिए, जो लोग जिमिंग करते हैं और स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग सिर्फ जिमिंग करते हैं, ये वाला क्लियर कर दीजिएगा जरा। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने इसीलिए हर बार जिम के साथ स्टेरॉइड यूज़ किया। भाई जो जिम करता है वो तो हेल्दी है, लेकिन जो ओवर जिम करके स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स और ये सब, वो डेफिनेटली उनकी फर्टिलिटी गोज डाउन बहुत बैडली। तो वर्कआउट ज़रूरी है कुल मिला। अच्छा, मेन में ना बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, अगर आप खुल के सुनना चाहते हो तो है। एक तो स्पर्म काउंट है,
दूसरा मेन में ना एक और चीज़ होती है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वो आप समझ रहे हो कि आप जब इंटरकोर्स करते हो आप बहुत देर तक अपनी चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते हो। सो दैट इज़ एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है ना, सो दे शुड गो एंड मीट अ सेक्सोलॉजिस्ट एंड एन एंड्रोलॉजिस्ट एंड अ फर्टिलिटी डॉक्टर। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुरानी, शुभ मंगल सावधान। जो आपने अभी बताया है ना कि दिक्कतें रिप्रोडक्शन के शुरुआती लेवल की दिक्कतें, वो शरीर में, पुरुष के शरीर में कमी है या महिला के शरीर में है, लेकिन उसके और ये जो IVF है इसके बीच में एक पाथ है। और कहीं कहा जाता है कि भाई अगर आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, स्पर्म काउंट नहीं है, आप नेचुरली आपका शरीर ही नहीं तैयार है, तो फिर IVF एक ऑप्शन है। उसके पहले कहीं पे सो कॉल्ड आयुर्वेदिक पद्धतियाँ और संतान प्राप्ति करें, ये बाबा जी का चमत्कार, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचती हैं? सब बाबा जी का चमत्कार और आयुर्वेदिक तो सिर्फ स्टेरॉइड है और कुछ भी नहीं है। लोगों के पीरियड्स आ जाते हैं उससे, लोगों के पीरियड रुक जाते हैं उससे, सो समथिंग विच इज़ नॉट गुड। ये सिर्फ इसमें क्योंकि इतनी जड़ी बूटियाँ हैं और स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं जिससे ये सारा हार्मोनल डिसरेगुलेशन उल्टा और हो जाता है। सो मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं ओहो हम बाबा जी के पास गए, मैडम आपकी दवाई से तो पीरियड ही नहीं आया, इनकी दवाई से खाते पीरियड आ गया। मैंने कहा भाई आप पहले काम करो, 3 महीना इनसे बच्चा करा लो, नहीं होगा तो आना मेरे पास। सो इतना ना ये मिथ है ना, ये दिस विल नॉट गेट सॉल्व इन इंडिया। सो ये है प्रॉब्लम्स यहाँ पे। सो ये आपको काम नहीं करेगा। काम आपको ये करेगा कि अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेके अपनी सारे जांच कराओ, जांच के बाद एक प्रॉपर काउंसलिंग करो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको सब लोगों को IUI, IVF या सरोगेसी की ज़रूरत है। नेचुरल ट्रीटमेंट से भी बच्चे होते हैं। 20-25% तो नेचुरल ट्रीटमेंट ही होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ मुझे पूछनी है, ये रजत ने भी मुझसे बोला था पूछने के लिए कि आपका 15 साल का करियर है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे मज़ेदार केसेस आपको याद है जो आपके पास आए हो और आपको आज भी याद आते हो? तो डिज़ाइनर बेबीज तो बहुत आते हैं बट स्टिल मतलब आई वुड लाइक टू से हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैं मतलब बताना चाहूँगी कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, विच इज़ लाइक सो मैं 10th स्टैंडर्ड में थी और मेरी अपनी सिस्टर का IVF चल रहा था। और 10th स्टैंडर्ड में हमें क्या पता होता है व्हाट इज़ IVF, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट। उसका इतनी बार IVF हो चुका था, वो हर बार IVF कराने बॉम्बे जाती थी। सोचो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में होंगी तब कुछ भी नहीं था इंडिया में। वो बॉम्बे जाती थी, वापस आती थी फेल्ड, वहाँ जाती थी वापस आती थी फेल्ड। एक बार उसके ट्विन्स रुके, 6 वीक्स में अबॉर्ट कर गए। सो इतना ट्रॉमेटिक था वो, इतना ट्रॉमेटिक होता था बिकॉज माई एल्डर सिस्टर, उसकी फैमिली, मेरी फैमिली, उस वक्त ना ये सब लगता था बेबी क्यों नहीं हो पा रहा है। सो मेरे डैड को हमेशा लगता था अब मैंने इस लड़की ने इतनी वो कर ली है, इतना ट्रॉमा झेल लिया है, मैं गौरी को डॉक्टर ही बनाऊंगा कुछ भी हो जाए। बिकॉज मैं चाहता हूँ वो IVF हर जगह लेके जाए वेयर पीपल नीड ना उसको मिले। इतना पैसा खर्च होता था बॉम्बे जाके IVF कराने में, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए तो डिफ़िकल्ट है ना। आप बॉम्बे जा रहे हो, वहाँ रुक रहे हो, IVF करा रहे हो, वापस आ रहे हो फेल्ड, सब बर्बाद। लकली अब उस तक में हमें तो लगता था लड़की है, डैड ने बोला बायोलॉजी ले लो। मैंने कहा चलो ले लेते हैं भाई को। हम उस वक्त तो भाई जो माँ बाप बोलते थे IT होना है या डॉक्टर बनना है, चलो भैया डॉक्टर बन गए। फिर आई गॉट मैरिड। सो माई हस्बैंड हैज़ यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ऐसा आई वुड से दैट। सो उसने अपनी मदर को इतना देखा है ना एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, रात को जाना, डिलीवरी करना, तो बोलता है मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो, तुम IVF करो ताकि बाय द एंड ऑफ द डे यू आर सॉर्टेड और तुम घर आके बच्चे देखो। आई लाइक ठीक है, मैं IVF में घुस गई। जब मैं थोड़ा सा घुसी, आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने थोड़ा देखा, देन आई कॉल्ड माई सिस्टर। अभी तक उसका बच्चा नहीं हुआ था, 8 महीने हुए होंगे मुझे काम करते हुए। मैंने उसको बुलाया अपनी सेंटर पे, मैंने उसका IVF किया। फर्स्ट अटेम्प्ट शी कंसीव्ड एंड टुडे शी हैज़ लाइक अ 10-year-old son. So that was one of my biggest success story which I tell to everybody because इससे बड़ा success मेरी लाइफ में नहीं हो सकता कि I mean वो जिसके लिए मैं शुरू हुई थी I could actually do it after so many years. तो वो actually मेरे बहुत close है। Second was very interesting that after 1.5 years मैं बड़ी मतलब जैसी प्रैक्टिस शुरू करी इतने अच्छे रिजल्ट आने लगे। भाई भगवान का हाथ था शायद सर पे, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। मैं गाजियाबाद में बैठती थी, पेशेंट्स भी खुश, इतनी साइकिल होने लगी। मैं कहा बहुत अच्छा है यार। फिर 1.5 साल बाद क्या हुआ, एक कपल आया दादरी से, दादरी नहीं है गाजियाबाद के पास,
बैठा मेरे पास एंड बहुत क्यूट कपल बोलता है मैम मैं लोन लेकर आया हूँ अपनी ज़मीन बेचकर सब कुछ करा के मेरे को बच्चा करा दो। मैंने कहा इतना स्ट्रेस मत दो, आई ट्राई माई बेस्ट, 100% तो नहीं है बट इतना तुमने पैसा खर्च किया है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। बड़ा उसका जानवर लगा के IVF किया, कंसीव्ड, बहुत खुश मैं, चलो भैया एक दुआ भी मिलती है ना, वो भी तो ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स की भाई क्या इतना आपको इतनी अच्छी दुआएं दे के जाते हैं वो। अब भैया सब चल रहा था, फिर इसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा 18 हफ्ते पे। 18 हफ्ते पे उसको निकला डाउन सिंड्रोम बेबी अल्ट्रासाउंड पे। मतलब मैं को ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसको क्या समझाऊं। और सोचो ऐसा आसान भी नहीं होता है 18 मतलब प्रेगनेंसी निकालना भी तो उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, सब हो रहा है। उस दिन मुझे ऐसा लगा मैं गलत कर रही हूँ। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक नॉर्मल IVF डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ये नहीं करना, आई एम डूइंग इट रॉन्ग। और उसकी वाइफ की एज वॉज मोर देन 35। फिर मुझे लगा आई हैव टू गेट समथिंग, मुझे कुछ तो करना है कि मैं एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक हेल्दी बेबी कराऊं। और मैं फर्स्ट इन द कंट्री थी जिसके IVF सेंटर पे जेनेटिक लैब लगी थी। सोचो 1.5 साल में ही मैंने इतना एक्सपेंसिव कि मुझे करना ही है कुछ भी हो जाए, मैंने पूरी जेनेटिक लैब लगाई। और आज मेरे यहाँ कोई भी सेंटर हो, पटना हो, रांची हो, असम हो, लखनऊ, आई हैव सेंटर्स एवरीवेयर। कोई सारे डॉक्टर्स को ब्रीफिंग होती है जेनेटिक टेस्टिंग में। कोई भी एल्डरली कपल आता है, बार बार अबॉर्शंस हो रहे होते हैं, IVF फेल हो जाता है, वी रेकमेंड जेनेटिक टेस्टिंग एंड वी ट्राई कि अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है हम उसके पैसे कम करते हैं कि भाई नहीं करना है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट सिर्फ IVF कराना नहीं है आज की लाइफ में ना, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बस मेरी 2 लाइन दिख रही हो वो किट में। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं बच्चा उसको दे रही हूँ भाई वो तो हेल्दी होना चाहिए। सो दैट वॉज वन ऑफ द मेजर चेंजिंग इवेंट्स। और आपकी प्रैक्टिस में ही आपको लोग सिखाते हैं कि आपको क्या एक्सेप्शनल करना चाहिए फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। डॉक्टर गौरी आप बैठ जाइए। डॉक्टर गौरी क्या आप इन कपल्स को कुछ टिप्स देती हैं ताकि ये जो IVF है ये सक्सेसफुल हो जाए? कुछ भी ऐसा जो कपल्स कर सकते हैं? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई कपल मेरे पास आता है एंड आई नो मुझे इसका IVF करना है, फर्स्ट थिंग मैं बोलती हूँ प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो पहले। इम्पॉर्टेंट इज़ अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे ना तो आपको एक पॉजिटिव होप रहेगी कि भाई बेबी होगा। क्योंकि बताए क्या है कि व्हाट आई बिलीव इन दिस, व्हाट यू थिंक आप नेचर में वही अट्रैक्ट करते हो। आई ऑलवेज थिंक सो अगर वो सोचेंगे ना कि डॉक्टर गौरी क्या करेगी, पता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, सो इट विल नॉट हैपन। मैं फर्स्ट थिंग हमेशा उनको बोलती हूँ हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, मेरे पर विश्वास रखो। गूगल करोगे 10 डॉक्टरों से मिलोगे, नहीं होगा ट्रीटमेंट। आप मतलब मेरे पास कुछ सोच के ही आए हो ना कि शी विल गिव मी बेबी, तो भाई एक पहले पर ट्रस्ट रखो। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू गो फॉर लिटिल बिट ऑफ वॉक्स, थोड़ा एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी में जब तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है आपकी फर्टिलिटी तब तक बेटर नहीं होती। थर्ड थिंग इज़ डाइट अच्छी खानी है, प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्मॉल स्मॉल टिप्स की क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हस्बैंड्स को बहुत अच्छी टिप्स देते हैं, भाई वाइफ को स्ट्रेस मत देना, उसको अच्छे से रखना, बिल्कुल मत चिल्लाना, बिकॉज डेफिनेटली स्ट्रेस एंजाइटी ये सब डेफिनेटली डजंट लेट योर बेबी स्टिक। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी ऐड ऑन। स्पर्म काउंट की अभी बात हो रही थी तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं बताई, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, धूम्रपान और मदिरापान, इनसे भी स्पर्म काउंट पे इफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सॉरी आई स्किप्ड। सो मुझे अब ये नेचुरल लगने लगा है ना, तो मुझे लगता है ये टॉपिक में ही नहीं आता। मतलब इट इज़ सो नेचुरल यार, मतलब हर आदमी आजकल स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, मतलब नेचुरल सा प्रोसेस हो गया है। तो मुझे तो लगता है इट्स बिकम अ पार्ट, तो मैं भूल ही जाती हूँ बताना। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल डेफिनेटली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ की फर्टिलिटी। और मेन में नहीं, मतलब ये बहुत तुम अभी वो फीमेल्स ही भैया, आजकल हम लोग को फीमेल्स को बताना पड़ता है मत पियो दारू। सो मेरे पास फ़ोन आता है 4 दिन के इंजेक्शंस लग गए, 1 ग्लास वाइन पी लूँ। मैंने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं, क्यों पी लोगे भैया 1 ग्लास वाइन? आज मेरा बर्थडे है, 2 बियर पी लूँ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आना ही मत मेरे पास। सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस नाउ।
अभी कोई ये पूछ रहा था कि क्या ऐसा है, इन्हीं ने सुना है कि आईवीएफ में सिर्फ लड़के पैदा होते हैं? अब भाई कुछ और इसमें जोड़ना है? हाँ, ऐसा मैंने मिसकंसेप्शन ही कहेंगे। और बहुत से लोगों ने कहा कि आईवीएफ से शर्तिया लड़के होते हैं, इसलिए लोग आईवीएफ ज्यादा भाई कराते ये हैं। क्वेश्चन तो पूछ ही मत, इतना स्कैरी है। बताइए। इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड। आईवीएफ 50% गर्ल्स 50% बॉयज। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि होता ही नहीं है कुछ और। नहीं, ये आपने बताया नहीं सही से। देखा, मुझे पता था। आंसर नहीं दिया सही से। ये कहना है कि लोगों में ये मिथ है। नहीं, क्या कोई मिथ नहीं होता है वहां पर। नहीं यार, कोई कुछ मिथ नहीं होता है। होगा, अभी जैसे 50% आपने लड़की हो सकती है, 50% लड़का हो सकता है। वो ऐसा कोई मिथ नहीं है इसमें। प्लस सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि हम किसी भी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं आउटसाइड इंडिया जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है। सो बहुत सारे कपल्स ट्राई करते हैं कि बाहर वाली कंट्री में जाकर, इफ दे प्रेफरिंग टू हैव अ बॉय बेबी और अ गर्ल बेबी, बाहर जाके कराते हैं। बट वी एज क्लिनिशियंस वी कैन नॉट इवन रेकमेंड एनीबडी इन इंडिया। सो इट्स कंप्लीटली नो। एक ऐड ऑन करा लूं। जब आपने कहा ना कि कुछ जगहों पर अलाउ होता है, तो जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे 5 लड़के हो गए, अब उनको लड़की ही चाहिए। हम सिर्फ यहाँ लड़कों की बात नहीं कर रहे, और सेम की बहुत लड़कियां हैं कि एक लड़का भी चाहिए, भरी पूरी फैमिली रहे। तो क्या बाकी देशों में ये पॉसिबल है और होता है? हाँ बिल्कुल, सेक्स डिटर्मिनेशन आउटसाइड इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में अलाउड है। सो लोग फैमिली बैलेंसिंग करने के लिए आउटसाइड इंडिया बहुत सारे लोग जाते हैं। बट कोई भी डॉक्टर इंडिया में ये भी रेकमेंड नहीं कर सकता है कि आप कहाँ जाओ, कैसे कराओ और क्यों कराओ। बिल्कुल बिल्कुल बैंड है। इट्स लीगली नॉट अलाउड। दैट इज़ वाई यू सीन अल्ट्रासाउंड में PNDT रूल्स चलते हैं। हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स के ऑडिट होते हैं कि भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंस आई हैव अ जेनेटिक लैब, मेरा भी प्रॉपर PNDT रूल्स के अंडर है, प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। मेरा सॉफ्टवेयर लॉक्ड होके आता है, मेरे सॉफ्टवेयर में क्रोमोसोम्स नहीं आते हैं बिल्कुल। तो बाहर किसी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है? बाहर मतलब हर कंट्री में लीगली अलाउड। बाहर एज इन जैसे अगर कोई कपल आया और ये जानना चाह रहा है तो, और ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, तो बट डॉक्टर इंडिया में रेकमेंड नहीं कर अच्छा, कोई डॉक्टर अलाउ ही वो नहीं अपना गूगल करें, सर्च करें, जो उनको आप करना शो पे बताएंगे भी नहीं? नहीं, शो पे नहीं किया। तो मैं तो नेचुरली सच में क्लियरली बता रही हूँ, इवन डॉक्टर्स कैन नॉट रेकमेंड कि आप बाहर जाके कराओ। ये जो इतना डिस्कशन हो रहा है लड़का और लड़की का, आपकी बाहर भी चेन है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ वहाँ भी इतना ही एम्फेसाइज करते हैं लोग जेंडर पे बच्चे के कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। और आई एम लाइक इन मस्कट, लेकिन वहाँ पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है, नाइदर वहाँ अबॉर्शंस अलाउड हैं। पर कपल्स क्या बोलते हैं कि नहीं हमको लड़का चाहिए या कपल्स लड़की चाहिए? वहाँ थोड़ा डिफरेंट है मस्कट में। वहाँ पे तो एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, और फिर वो कहते हैं हमें 2 और दे दो। सो दे आर सो फॉन्ड ऑफ किड्स। तो वो बहुत क्यूट है वहाँ। मुझे ये पूछना था कि क्या ट्रांस किड्स भी होने के चांसेस होते हैं, और इफ़ बच्चा वो हो गया, ट्रांसजेंडर पैदा हो गया, तो क्या पेरेंट्स डिसोन करते हैं? मतलब क्या आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है कि वो नहीं चाहते हैं या वो फिर बहुत ट्रांसजेंडर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन हाँ डेफिनेटली देखो जेनाइटल ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं अंदर, वो तो आफ्टर बर्थ, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जब हो जाती है उसके बाद ही ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं ना। सो वो तो फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। पर आपने बोला जैसे जेनेटिक टेस्टिंग में पता चल जाता है, तो क्या ये भी पता चल जाता है? बट जेनेटिक टेस्टिंग, ट्रांसजेंडर ऑलवेज इज नॉट अ जेनेटिक थिंग ना। ओके, समटाइम्स इट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, और सवाल किसी के? मेरा क्वेश्चन ये था, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने पे स्पर्म काउंट पे कोई असर होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा खाना है। जैसे आपको अगर आप वेजिटेरियन हो और एग खाते हो, एगिटेरियन, एग वाइट लो बहुत अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, दाल लो एंड चना लो, ये सब जो प्रोटीन रिच चीज़ें हैं ना वो खाओ। और ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली चिकन में तो अच्छा प्रोटीन होता ही है। सो ऑल दैट वर्क्स वेल। मैम एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या कंसेप्शन है जो भी है, क्या मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है? मास्टरबेशन से अगर आप बहुत अर्ली मास्टरबेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। एट अ वेरी अर्ली एज, व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग टीनेजर्स और वो सब स्टेजेस पे। ओके, ये एक मॉरलिटी का सवाल हो सकता है, लेकिन उससे हट के मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे बच्चे करने के 2 थॉट होते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक पहले ये होता था कि जब आप 60 साल के होंगे तो आपका बच्चा किस एज का होगा, और दूसरा जो आजकल देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, करीब
40-40 साल के लोग हैं, मैं जानता हूँ कई लोगों को जिन्होंने अभी शादी नहीं की है जो है। तो हर किसी का अपनी पसंद है और अपनी चॉइस है, लेकिन फिर भी शादी करने की एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए, कुछ अगर कोई जानना चाहे तो आप क्या कहेंगी? सो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, देखो दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, है ना, जिसको जब शादी करनी है। मेरे पास ही मेरे हॉस्पिटल्स में इतने लोग हैं जो अनमैरिड हैं और वो कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है। सो इवन गर्ल्स बॉयज़ सब हैं। सो मैं अपनी जितनी भी लड़कियां हैं उनको सजेस्ट करती हूँ, भाई अगर अभी शादी नहीं करनी है ना, एग फ्रीजिंग करा लो। बॉयज़ को बोल रहे हैं स्पर्म फ्रीजिंग करा लो। देखो आप अपनी एज नहीं रोक सकते हो, विथ एज एग काउंट डेफिनेटली कम होने लगता है। और मेन को लगता है भाई 60 साल में भी हम जवान हैं, स्पर्म तो आ ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्वालिटी तो ख़राब हो रही है ना स्पर्म की। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जल्दी से अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व तो करा लो। फिर शादी ना करना, देखो इट्स अ पर्सनल चॉइस, उसमें आई कांट कमेंट, बट एग फ्रीजिंग इज़ अ ब्लेसिंग। मेरे पास बहुत कपल्स आते हैं जिनको शादी लेट करनी है, जिन्होंने शादी कर भी ली है और प्रोफेशनली एंगेज्ड हैं कि भाई आप एग फ्रीजिंग कर लो, जब बेबी करना होगा आई विल कम बैक। कैंसर पेशेंट्स आते हैं एग फ्रीजिंग कराने के लिए। सो दिस स्पर्म फ्रीजिंग कराने थोड़े कम लोग आते हैं, सिर्फ कैंसर वाले आते हैं, बट इट्स एन अवेयरनेस कि भाई अगर आप 40 ईयर्स के हो गए हो, आपको शादी नहीं करनी है, तो स्पर्म फ्रीज करा लो अपना। कभी ना कभी शायद आगे चल के कोई मिल जाए जिससे आप कंपैटिबल हो जाओ, तो एटलीस्ट। और इसमें कितना खर्चा आता होगा? चाहे देखो एग फ्रीजिंग इज़ एक्सपेंसिव। एग फ्रीजिंग में लगभग 1.5 लाख का खर्चा आता है, क्योंकि उसमें भी तो फिर इंजेक्शंस लगते हैं 10 दिन के, फॉलिकल्स बनते हैं, हम एग्स निकालते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत सस्ता है, 5,000 रुपये में हो जाता है। और ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं फिर इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, 5 साल 10 साल। और क्या, 10 साल तक वी कैन डू फ्रीजिंग एंड दे हैव टू रिन्यू देयर फ्रीजिंग एवरी ईयर। रिन्यू द फ्रीजिंग मतलब पेमेंट करना होता है ना, भाई हम भी कब तक फ्री रखेंगे। अच्छा, तो हर साल उसको फ्रिज में रखने के लिए उसके पैसे देने पड़ते हैं। सो इट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। मैं ये आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, उसके बाद हमारे पास ऑडियंस के भी कुछ सवाल आए थे तो मैं वो पूछूंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे कपल्स जो IVF कराना चाह रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं किसी डॉक्टर को या क्लिनिक को, किन बातों का ख्याल वो रखें और उसको ध्यान में रख के ही वो क्लिनिक या डॉक्टर सिलेक्ट करें? सबसे पहले डॉक्टर गौरी के पास आए और जो नहीं आ सकते वो I mean आ सकते हैं। अब तो आई हैव सो मेनी क्लिनिक्स अक्रॉस, बट वट एवर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब I mean बहुत सारे हैं, बट वही हो जाता है ना कि पेशेंट को भी कैसे पता चलेगा कि ये क्लिनिक अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। आजकल इतने एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं कि हमारी लैब अच्छी है, हम रिजल्ट दे रहे हैं। सो वही होता है, वर्ड ऑफ माउथ से आप जाओ, किसी का हो गया है तो वो सुन के जाओ। बट इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जब भी जाओ डॉक्टर को ये बोलो, भाई मुझे आप सब कुछ क्लैरिटी में दिखाओ। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा हर चीज़ क्लैरिटी में दिखाती हूँ। मेरा पेशेंट आता है, सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं, फिर जो भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना, मैं पेशेंट के हस्बैंड को भी अंदर बुलाती हूँ कि भाई देखो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं। जिस दिन मैं एग निकालूंगी आप ये मत बोलना कि भाई ये 2 एग्स क्यों निकले और या 15 एग्स क्यों निकल गए। सो आपको ना एक हर स्टेप पे अगर क्लैरिटी रखोगे ना, तो अगर पेशेंट नेगेटिव भी हो जाता है ना, तो पेशेंट को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जो उसके अंदर बेबीज़ बने हैं, हम उनके फ़ोटोग्राफ्स देते हैं, उनको सब समझाते हैं आपका एम्ब्रियो की ग्रेडिंग क्या है, एंड उनको वो नंबर भी देते हैं जिसमें हम फ्रीज करते हैं, ताकि हम उनको दिखाएं कि हम आपका ये बेबी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंसी एट एवरी स्टेप पेशेंट शुड टेक फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओके, तो डॉक्टर गौरी, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने सवाल हमें भेजे हैं, अब मैं आपसे वो पूछूंगी। मोहम्मद आमिर निज़ामी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि IVF कराने से पहले आप कपल्स को क्या ज़रूरी सजेशन देना चाहती हैं? सो IVF कराने पहले सबसे पहले कपल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई गिव देम अ प्रॉपर काउंसलिंग सेशन, कि पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट मी, गूगल को ट्रस्ट मत करो, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करो। बिकॉज अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो वो डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 डेज़ का इंजेक्शंस लगा के आपको मेरे पास आना है, दैट मीन्स आना, यू कांट स्किप अ डे। तो एक प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। भाई ये स्ट्रेस मत लो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, एंड टेल देम एवरीथिंग अबाउट IVF कैसे होता है, IVF के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, IVF 100% सक्सेसफुल नहीं है, उनको पूरा कंसेंट फॉर्म्स दिखाते हैं, एंड वी टेल देम द कंप्लीट प्रोसेस कि IVF में हम करेंगे क्या आपके साथ। ओके, अगला सवाल चंदन शाह ने भेजा, ये कह रहे हैं कि IVF कितना सही है या फिर कितना गलत है, इसके फ़ायदे नुकसान बताइए। भाई तुमने मेरा पूरा एग्ज़ाम ले लिया। सो
सी IVF के साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली बहुत 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 कम हैं, बट जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी ने मुझसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछा था। हाँ, सो वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, बिकॉज हम लोगों को पता है कि बेबी थोड़ा नीचे डालना है, प्रेशर से नहीं डालना है। तो एज सच मेरी क्लिनिक पे तो एक्टोपिक बहुत कम होता है। सेकेंड इज़ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, यानी कि ओवरी में बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, तो चांसेस कि जब हम एग निकालते हैं तो पेट में और छाती में सब पानी भर जाता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आजकल OHSS भी बहुत कम हो गया है। थर्ड थिंग इज़ कि जब हम एग निकाल रहे होते हैं 0.5% चांस है कि आपका फॉलिकल कहीं ना कहीं अंदर ब्लीड कर जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रेयर। उसके बाद जब हम एग्स निकाल लेते हैं तो हो सकता है कि ओवरीज तो ऑलरेडी बड़ी हैं क्योंकि हमने एग्स निकाले हैं, तो वो रोटेट कर जाएं, विच इज़ ऑल्सो वेरी रेयर। तो IVF चांसेस और क्रोमोसोमल अनोमलीज हो ही सकती हैं 2 से 5% बच्चों में। So these are some of the problems which are but very very rare in a क्रोमोसोमल अनोमलीज यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। देवेंद्र का सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन जेल IVF में कितनी मदद करता है? टेस्टोस्टेरोन जेल डेफिनेटली IVF में मदद करता है। पहली बात, जिनकी अंदर की एंडोमेट्रियल लाइन डेवलप नहीं हो रही होती है ना, एंडोमेट्रियम जब हमें बनानी होती है। ये थोड़ा समझा दीजिए क्या है। हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये आपका यूट्रस है जो मैंने बनाया था, उसके अंदर एक कैविटी दिखाई थी ना जिसमें बेबी स्टिक होता है, वो कैविटी को अंदर उसकी लाइन को एंडोमेट्रियम कहते हैं। वही लाइन हर महीने शेड होती है टू हैव योर पीरियड्स। हमारा महीना वही लाइन से आता है और वही लाइन हमको डेवलप करनी होती है क्योंकि बेबी उसी पे स्टिक करता है एंडोमेट्रियम पे। सो अगर हमारा वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस 10 mm तक नहीं पहुंच पा रही है या 7 mm से ऊपर नहीं जा रही है, तो कभी कभी ये जेल काम करता है हमारे लिए। दिवेश का सवाल ये है कि IVF डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या पढ़ें और कैसे इस फील्ड में करियर बनाएं? अरे उनको बोलो छोड़ो, पेशेंट हमें भेज दो। कोई अगर करना चाहता है, इसमें करियर बनाना चाहता है तो क्या करें? सो आपको MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद आपको MD और MS ऑब्स गायनी करना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल की फेलोशिप करनी पड़ेगी IVF में और फिर आप डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, लंबी चौड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला सवाल अमन यादव का है, काफ़ी डिटेल्ड सवाल है। IVF में स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है अलग अलग स्टेज में, उसे गर्भाशय के बाहर कितने दिनों तक विकसित किया जा सकता है, या अभी तक सबसे ज़्यादा कितने दिनों तक बाहर रखा जा सकता है? ओके, सो एक्चुअली एम्ब्रियो 5 दिन तक मैक्सिमम बाहर रख सकते हैं। 5वें दिन के भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्ट हो जाता है वो? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं क्योंकि उसमें से ना कुछ ब्लास्टोसील मटेरियल डेवलप हो जाता है अंदर। सो अब डिपेंडिंग अपॉन कि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग क्या है, हम Day 3 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, Day 4 भी कर सकते हैं और Day 5 भी कर सकते हैं। Day 5 ब्लास्टोसिस्ट के सबसे अच्छे चांसेस होते हैं डेवलप होने के। ओके, आखिरी सवाल है भरत भूषण जी का। ये कह रहे हैं क्या होगा अगर AMH का स्तर 5 से नीचे है, क्या ये नेचुरल रूप से गर्भधारण कर सकती है महिला? भारत में सबसे अच्छे IVF केंद्र कौन से हैं? भारत में सबसे अच्छे IVF केंद्र हैं सीड्स ऑफ इनोसेंस बाय डॉक्टर गौरी अग्रवाल। ठीक है, पहले वाले सवाल का क्या जवाब है? पहले अगर वाले सवाल AMH का स्तर 5 से नीचे है। सो AMH इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो एवरी फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटी मुलेरियन हार्मोन की नॉर्मल रेंज होती है 2 से 6। अगर आपका 5 है तो आप नॉर्मल कंसीव कर जाओगे, लेकिन जैसे ही आपका 2 से नीचे ड्रॉप होने लगता है, दैट मीन्स आपका ओवरी में एग्स बनने की कैपेसिटी कम होने लगती है। सो जैसे ही वो 2 से कम होता है, हम रेकमेंड करते हैं भाई IVF करा लो, है ना। और अगर 2 से 6 के बीच में, तब तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर गौरी, आपने हमारे इतने सारे सवालों के इतने पेशेंटली जवाब दिए। उम्मीद है जो भी लोग IVF या फिर अपनी इंटरमेट हेल्थ से जुड़े जो सवाल जानना चाहते थे, उनको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच गेस्ट इन द न्यूज़ रूम पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।